नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, ताहिर हुसैन की जमानत याचिका की रद्द। उत्तराखंड में जल्द यूजीसी लागू किए जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भड़के, दीदी की प्रतिक्रिया। संजय राउत ने फिर उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा, अमेरिका का दिया उदाहरण। मिलिंद देवड़ा ने लिखी सीएम फडणवीस को चिट्ठी। 18 दिन बाद दिल्ली दंगल में उतरे अजय माकन, केजरीवाल सरकार पर लगाए 382 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप। चुनाव के समय दिल्ली में पंजाब पुलिस की गाड़ियां, संदीप दीक्षित बोले आप सरकारी मशीनरी का कर रही दुरुपयोग। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा दिल्ली में हो रही हिंसा और गुंडागर्दी। महाकुंभ में कैबिनेट के बाद सीएम योगी ने किए बड़े ऐलान, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा को दी बड़ी सौगात। अब समाचार विस्तार से। पार्टी कार्यालय जम्मू में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आज भी देश इसे आगे बढ़ाने के लिए हमसे बलिदान मांगता है। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हम भारत को नहीं बचा पाएंगे। भारत को बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर से खतरा है। घर को हमेशा कोई अंदर वाला ही नुकसान पहुंचाता है, कोई बाहरी नहीं। अगर हमें इस घर को मजबूत करना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा। हमें लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को जानना होगा और उनका समाधान भी ढूंढना होगा। कौन सी तबाही नहीं देखी, कौन सी वो काला पानी नहीं देखा लोगों ने, मगर भारत आजाद हुआ। अब आजादी को रखना और उसको आगे चलाना आसान नहीं है। वो आज भी कुर्बानी चाहता है, आज भी, कि हम इस वतन को बचा सकें, इसको आगे ले जा सकें। अगर नहीं कर सके तो फिर हम भारत को बचा नहीं सकेंगे। भारत को बाहर का खतरा नहीं है, भारत को अंदर का खतरा है। घर को डुबोने वाला अंदर का ही होता है, बाहर का नहीं होता। इसलिए इस घर को अगर मजबूत करना, पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपनी बहनों और भाइयों को मजबूत करिए। दिल्ली दंगों के ट्रायल में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है 5 साल बाद भी ट्रायल क्यों खत्म नहीं हुआ? सिर्फ 4 गवाहों से ही पूछताछ क्यों? सिर्फ इसलिए कि ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप है। असीमित दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस केस में हो रही देरी को लेकर कहा है हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा ट्रायल में बहुत देरी हो रही है। अभी जस्टिस मित्तल ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका रद्द कर दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एमआईएम पार्टी ने दिल्ली चुनाव में उम्मीदवार बनाया। इसी के बाद चुनाव के लिए ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली दंगों में ट्रायल में हुई देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कल पूछा था कि जब दिल्ली दंगों के 9 केस में ताहिर हुसैन को जमानत मिल चुकी है तो चुनाव लड़ने के लिए केस में अंतरिम जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि अगर ये केस इतना महत्वपूर्ण था तो पिछले 5 साल में सिर्फ 4 चश्मदीद गवाहों से ही पूछताछ क्यों की गई? ताहिर हुसैन एक भी दिन के लिए बाहर नहीं गए हैं। आपको किसी को अपमानित करने की असीमित स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। ये अनुच्छेद 21 नहीं है, इसका खंडन किया गया है। अपनी बात करूं तो मुझे इस पर हमेशा लिखना पड़ता है। ये अभिलेख न्याय है और सदैव रहेगा। तथ्य तो तथ्य है, हम इस तथ्य से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और इसके लिए एक टिप्पणी की जरूरत होगी। इस पर एसजी ने कहा है कि ये उनके खिलाफ एकमात्र मामला नहीं है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि यूसीसी गोवा में लागू है और अब उत्तराखंड में भी लागू होने जा रहा है। जहां तक आदिवासियों का सवाल है, उनके लिए पहले भी अलग कानून बनाए जाते रहे क्योंकि उनकी अपनी परंपराएं होती हैं। लेकिन जो भारत के संविधान को मानते हैं और कानून का पालन करते हैं उनके लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है। संविधान बनाने वालों ने भी कहा था कि यूसीसी लागू होना चाहिए। गोवा में है और अभी उत्तराखंड में होने जा रहा है।
जहां तक ट्राइबल का सवाल है, ट्राइब के लिए तो पहले भी कानून अलग बनते हैं, उनकी अपनी परंपरा होती है। लेकिन जो भारत के संविधान को मानते हैं, जो भारत के कानून को मानते हैं, आप भारत के संविधान की दुहाई देंगे और संविधान बनाने वालों ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो ये मैरिज रिफॉर्म है। अब जिन लोगों को दिक्कत है कि 4 शादी नहीं कर पाएंगे, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उनको दिक्कत होगी। लेकिन सिविल लॉज एक जैसे हों, किसी के धर्म में कोई टांग अड़ाने का इरादा नहीं है, लेकिन जब क्रिमिनल लॉज एक जैसे हैं तो सिविल लॉज भी एक जैसे होने चाहिए। देखिए, योगी जी की बात को असदुद्दीन ओवैसी समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा देर से समझते हैं। ये भी राहुल गांधी जी के साथ थोड़े दिन रहे हैं, बात का बतंगड़ बनाने का इनको आदत हो गया है। योगी जी ने क्या कहा है, भाई कोई भी नाजायज कब्जा नहीं होना। धामी सरकार ने उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। इसको लेकर सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। उत्तराखंड में लागू किए जाने वाले समान नागरिक संहिता पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की सुगबुगाहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट को छोड़ते हैं और इसे आदिवासियों पर लागू नहीं करते हैं तो इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार, आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? महाराष्ट्र में रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के नेता लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सभी सवाल राजधानी मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हैं। इस बीच आज शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई है। साथ ही अमेरिका का उदाहरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में 17,000 भारतीयों को निकाला जा रहा है। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है। बांग्लादेशी नहीं, जो भी इस देश में परदेशी नागरिक आते हैं इलीगल तरीके से, उनको निकलना चाहिए। अब तो अमेरिका से 17,000 भारतीय लोगों को निकाल रहे हैं। वो इलीगल नहीं है लेकिन निकाल रहे हैं भारतीय वंश के लोगों को। लेकिन ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। एकनाथ शिंदे का हाथ में कुछ नहीं है, वो एक डिप्टी सीएम है। ये जिम्मेदारी गृह मंत्री की है महाराष्ट्र के, जो देवेंद्र फडणवीस जी है। तो ये जो हमारे सांसद मित्र है, उसने जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए और गृह मंत्री केंद्रीय। नहीं, उन्होंने चिट्ठी भी मुख्यमंत्री को ही लिखी है। अच्छी बात है, हम भी उनको सहमत है कि जो बांग्लादेशी है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा आप क्यों उठाते हो? 10 साल से तो आपकी सरकार है, 10 साल से अमित शाह जी की गृह मंत्रालय में चलती है या महाराष्ट्र में भी सरकार चल रही है। तो अगर ये एक मूवमेंट चलती है तो देश के लिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर मसूद ने कहा है कि बिना फेरों और निकाह की शादी क्यों। उन्होंने आगे कहा है कि 2027 में हमारा गठबंधन बिल्कुल रहेगा, लेकिन 17 और 80 फार्मूले पर नहीं होगा, ना ही ये फार्मूला चलेगा। आप इज्जत देंगे तो इज्जत से रहेंगे, इज्जत नहीं देंगे तो नहीं रहेंगे। हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे।
दरअसल इमरान मसूद से दिल्ली चुनाव को लेकर सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया कि दिल्ली में सपा ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है तो 2027 में इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं। इसके जवाब में उन्होंने बिना फेरों और निकाह की शादी का उदाहरण दिया। उन्होंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही थी। यूपी में समाजवादी पार्टी की तुलना में कांग्रेस कमजोर थी तो सीट शेयरिंग में उसे 17 सीटें मिली थी। अब उसी समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जबकि कांग्रेस आपके खिलाफ मैदान में उतरी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में दरार आ गई है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इमरान मसूद का यह बयान पार्टी का कितना प्रभाव डालता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस का फोकस दिल्ली पर है, जहां एक तरफ सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। कांग्रेस आप और बीजेपी के बीच लड़ाई ने तिरकोड़ीय मुकाबला कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा की 17 सीटें हैं और कांग्रेस इन सभी सीटों पर मैदान में उतरी है। कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो सीट है जहां से दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के आरोपों पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि पूरा देश जानता है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका पंजाब के लोगों की थी। बीजेपी अब इस तरह के बयान दे रही है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है। वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की एकजुटता टूटे। बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो चुनाव जीतने के लिए भारत की जनता के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं। ये पूरा देश जानता है, जब देश की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, जब देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की जो लड़ाई चल रही थी, उससे सबसे ज़्यादा योगदान पंजाब के लोगों का था, पंजाब के पंजाबियों का था और पंजाब ने डट के वो लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। आज भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसी, मैं समझता हूं, बातें कर रहे हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। ये देश को तोड़ने वाला काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। उनको ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक एमएलए की सीट जीतने के लिए ऐसे देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, देश के लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों के साथ माफी मांगनी। दिल्ली के चुनावी दंगल में 18 दिनों बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन की वापसी हो गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माकन ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 4 जनवरी को अजय माकन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाईकमान की पहल पर रद्द कर दिया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन दिल्ली की ही राजनीति करते रहते हैं। सियासत में माकन को अरविंद केजरीवाल का दुर्विरोधी माना जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए अजय माकन ने कहा कि दिल्ली को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें एक रिपोर्ट काफी है। ये रिपोर्ट इंगित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी में 382 करोड़ रुपए का हेल्थ स्कैम हुआ है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में सीएजी की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार सीएजी की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल सीएजी की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, 2 नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मिडिल क्लास केवल एटीएम बनकर रह गया है। उन्होंने कहा है कि हजारों सामान्य लोग जो मिलकर देश चलाते हैं वही मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50% से ज्यादा आमदनी टैक्स देने में चली जाती है। भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे।
आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाए। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि देश में कहीं से भी लोग प्रचार के लिए आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रचार के लिए सिर्फ बाहरी लोगों का इस्तेमाल कर रही है। जहां भी आपकी सरकारें हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से की जाने वाली ये कैसी राजनीति है? ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं, लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। अभी बीआर कैंप एरिया है हमारा रेसकोर्स के पास, उसमें इनकी गाड़ियां दिखी, उसका भी मैंने अभी मैं इसमें बल्कि दिखा भी सकता हूं। अगर आप 1 सेकेंड इंतजार करें तो मैं इसमें 1 सेकेंड आपको वो फोटो दिखाता हूं जो हमारे लोगों ने ली। ये है, ये पंजाब पुलिस की गाड़ी है। अब इसको आप देखिए, अब मेरा ये कि पंजाब के लोग आए, पंजाब पुलिस की गाड़ियां वहां क्या कर रही हैं? वो कैसे कैंपेन कर सकती हैं भाई? पंजाब पुलिस की गाड़ियां हैं, पंजाब सरकार की गाड़ियां तो दिल्ली में आनी ही नहीं चाहिए चुनाव के समय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया जा रहा है। इस बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी और दहशत का माहौल बना रही है। बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को चुनाव से हटा लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी हिंसा और गुंडागर्दी कर रही है। जो आतिशी जी ने कहा ये बेहद चिंताजनक है। जिस तरह से गुंडागर्दी और हिंसा भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, ये जो आतिशी जी ने कहा, ये वारदातें केवल उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर मेरे पास न जाने कितने हमारे कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मेरी अपनी विधानसभा में, राजेंद्र नगर में, इधर उधर कई जगहों पर हमने देखा है और शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडागर्दी के ऊपर उतरी हुई है। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट हिंसा क्यों करता है? उसे हिंसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तभी हिंसा करता है जब वो देखता है कि बाकी अन्य अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका जीतना असंभव है। जब उसके पास कोई नैरेटिव नहीं होता, जब जनता उसके साथ नहीं होती, जब जनता उसकी बात नहीं सुन रही होती, तब वो फिर हिंसा पे उतारू होके येन केन प्रकारेन वो चुनाव जीतने की कोशिश करता है। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यही हालत है। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी ऐतिहासिक हार की तरफ धीरे धीरे, या मैं कहूँ तेजी से बढ़ती जा रही है। ये हार ऐसी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शायद भारतीय इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि एक पार्टी। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा का कहना है कि दिल्ली की सीएम आतिशी कालकाजी से विधायक हैं, उसके बावजूद कालकाजी की हालत दिल्ली से भी बदतर है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बीच में सड़कें खोदकर इसे विकास कार्य बताया है। वोट मांगने से पहले ये विकास कार्य क्यों पूरा नहीं किया गया? पिछले 10 साल में क्यों नहीं पूरा किया गया? विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है। देखिए, कालकाजी के जो इशू है वो दिल्ली से अलग इशू नहीं है। जो पूरे दिल्ली की हालत है वही कालकाजी की भी हालत है। कोई कालकाजी में चमत्कार नहीं किए इन लोगों ने कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की आतिशी मरलीना वहां से विधायक और मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद हालत दिल्ली से भी ज्यादा बद से बदतर है। मैं कहूंगी बिल्कुल आप अपने कैमरामैन को लेकर गलियों में जाइए, आपको खुदी हुई गलियां दिखेंगी।
10 साल चुनाव के कम पड़ गए, बीच चुनाव में सड़कें खोद डाली और दिखा रहे हैं देखो हम विकास कर रहे हैं, सड़क बनने वाली है, बस अब बन ही गई अभी सड़क, है ना। देखो पानी की लाइन आ गई, देखो सीवर की लाइन आ गई। 10 साल से लोग दुखी परेशान। ये विकास का काम आपका वोट मांगने से पहले क्यों नहीं खत्म हुआ, पर 10 साल में क्यों नहीं खत्म हुआ, है ना। सिर्फ वोटों के लिए खोद डाला है सब, कूड़ा गंदगी। पार्कों के लिए लोगों के पास सफोकेशन इतना घरों में हो गया है कि हवा धूप आना बंद हो गई है। पार्क थे लोगों के पास, कम्युनिटी पार्क्स, वो पार्क लोगों ने पार्किंगों में मजबूरी में बदल दिए हैं क्योंकि पार्किंग की सुविधाएं नहीं है लोगों के पास। ग्रीन बेल्ट खत्म हो रहा है। सो सबसे बड़ी कालका जी का जो है ये चीजें जो सबकी हैं वो उनकी भी हैं। महंगाई बेरोजगारी जो दिल्ली में है वो कालका जी के भी लोग, गरीब और मजदूर। आप भूमिहीन कैंप जाएं, नवजीवन कैंप जाएं, आप जिस भी जगह जाएंगे आपको गरीब जो है वहां पर मजदूरी करने वाले, घरों में काम करने वाले। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार के मंत्री व विधायक दिल्ली में चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब और पैसे बांट रहे हैं। वर्मा ने यह भी दावा किया है कि इन गतिविधियों में पंजाब सरकार की गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी हार के डर से ये सब कर रही है। अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। तो मैंने यही बात करी तो जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम अभी वो समझ चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। यहाँ से नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। जो 100 करोड़ रुपए आएंगे मैं उसको नई दिल्ली विधानसभा की जनता की भलाई के लिए खर्च करूंगा। यूपी में प्रयागराज महाकुंभ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक हो रही। इस बैठक में सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए योगी सरकार के सभी मंत्री प्रयागराज पहुंच गए हैं। इनमें सहयोगी सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। बैठक के बाद राजभर भी सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी मंत्रियों के साथ त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ क्षेत्र में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। देखिए, कैबिनेट के बाद ही वो ब्रीफिंग होगी कि कौन कौन से मद आ रहे हैं, तो वहां जाने के बाद ही ये क्लियर होगा। तो उसकी ब्रीफिंग होगी कैबिनेट के बाद, तो पूरी जानकारी आप तक हो जाएगी। और प्रेस के बाद तो स्नान का कार्यक्रम, सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्री एक साथ स्नान करने जाएंगे। कि लोगों की आस्था है और जिस तरह योगी जी की सरकार, सभी मिनिस्टर, एनडीए गठबंधन के सभी साथी पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में घूम घूम करके जिस तरह निमंत्रण दिए, जिस तरह मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। आप यहाँ देख भी रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लोगों का अलग अलग मत रहता है। तो जो गंगा जी में स्नान करने के उत्सुक लोग हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज प्रयागराज कुंभ में हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा चीफ ने काबीना की बैठक के पीछे की वजह भी बताई है। कन्नौज सांसद ने कहा है कि प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति या राजनीतिक बैठक की जाए। कुंभ के स्थल पर कैबिनेट करना पॉलिटिक्स से और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं।
कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में चल रही यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं। इस बैठक के बाद सीएम योगी ने खुद इसकी जानकारी दी है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में निवेश के नए प्रस्ताव आए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और प्रदेश में नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। बलरामपुर में सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने देश की सत्ता संभालते अमेरिकी फर्स्ट का नीति लागू करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर 25% टैक्स लगाएंगे। टैरिफ लगाने के पीछे कहा गया है कि ये अवैध प्रवासन और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है। ट्रंप के इस फैसले ने कनाडा और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच आग में घी डालने का काम किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अल्बर्टा प्रांत के मुख्यमंत्री इसमें ट्रंप के इस फैसले का जवाब देने के लिए आक्रामक हैं। ओंटारियो के मुख्यमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि अब ट्रेड वॉर होने की पूरी संभावना है। तीनों नेता दावा कर रहे हैं कि कनाडा के पास पावर और जरूरी मिनरल्स का भंडार है। अगर ट्रंप को अपना बूमिंग अमेरिकी अर्थव्यवस्था के वादे को पूरा करना है तो उन्हें हमारी जरूरत है। ट्रंप शपथ लेने से पहले कनाडा और ट्रूडो को लेकर कई तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। उनके टैरिफ के ऐलान पर ओंटारियो के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध निश्चित रूप से होगा। अगर दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू होता है तो ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। भले ही ट्रंप समझ रहे हो कि उनके टैरिफ लागू करने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका कनाडा और मैक्सिको से बड़े पैमाने पर चीजें आयात करता है। दोनों देशों से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।